गुड इवनिंग डियर्स, नमस्कार। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में अपन डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिक थिंग्स जो है वाइटल साइन। और इस टॉपिक से बहुत ही क्वेश्चंस बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाने की और आपको समझाने की, जिससे आप उनको समझ सकें और यूटिलाइज कर सकें इंफॉर्मेशंस। और ये वीडियो है, इसके द्वारा ये टॉपिक है ये जीएनएम के लिए, बीएससी के लिए, पोस्ट बेसिक, एमएससी और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक्स हैं। और इसको आप अच्छे से ध्यान से देखें और जहां पे भी लगे कि हाँ इन्फॉर्मेशन सही है, अच्छी लगे तो इसको शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो हम डिस्कस कर रहे हैं वाइटल साइंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और सबसे पहले स्टडी करते हैं कि व्हाट इज वाइटल साइन, कि वाइटल साइंस होता क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आती है कि ये क्या है, क्लिनिकल इंफॉर्मेशन। क्लिनिकल इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट्स वाइटल साइन। क्या है ये, कि जो ये क्लिनिकल इंफॉर्मेशन देता है पेशेंट्स के जो भी वाइटल साइंस है, वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है, उनके फंक्शंस क्या, किस तरीके से वो काम कर रहा है, उसके बारे में क्या कहता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है। सेकंड डेफिनेशन अपने पास आती है कि स्टेट अबाउट एसेंशियल फंक्शन ऑफ बॉडी के जो एसेंशियल फंक्शंस हैं, एसेंशियल ऑर्गन्स हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है, यानी कि वाइटल ऑर्गन्स की, बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उसकी फिजियोलॉजी मीन्स क्या होता है, फंक्शन किस तरीके से कर रहे हैं, वो हमें इस वाइटल साइन के रूप में हमें इंफॉर्मेशन मालूम पड़ती है कि हमारे वाइटल ऑर्गन कैसे काम करते हैं। क्योंकि जो ये वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर बेस होते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर अपने क्या आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसके अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी है या नहीं है, डिविएशन आ रहा है नहीं आ रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके अंदर अपना हार्ट आ रहा है, वो कैसे वर्क कर रहा है। क्लियर, तो ये सारी चीजें, पल्स रेट क्या है, वो सारी चीजें हमें क्या करता है, एक साइन के रूप में हमें बताता है कि बॉडी के अंदर क्लिनिकल इंफॉर्मेशन देता है। क्लिनिकली जो ऑर्गन्स है वो किस तरीके से हैं, किस तरीके से वो फंक्शन कर रहे हैं, प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या है, उसके बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं, वाइटल साइंस बोलते हैं। अब बात आती है कि वाइटल साइंस होते कौन कौन से हैं, कौन कौन से वाइटल साइंस होते हैं। तो वाइटल साइंस आर, तो वाइटल साइंस की बात करते हैं तो इसके अंदर बेसिकली जो वाइटल साइंस होते हैं, एक होता है आपका बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। सेकंड आता है आपका पल्स और हार्ट रेट। फिर आता है आपका रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेशन। फिर आता है आपका बीपी मींस ब्लड प्रेशर। तो बेसिकली हमारे ये 4 वाइटल साइंस होते हैं, जिसकी वजह से हमें बॉडी के अंदर कोई भी एब्नॉर्मलिटीज होती हैं वो हमें इनके द्वारा मालूम पड़ जाती है। इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, कार्डिनल साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डिनल साइन भी कहते हैं इनको, और इनको हम वाइटल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वाइटल साइंस को हम कार्डिनल साइन भी कहते हैं और वाइटल्स भी कहते हैं। क्योंकि इन्हें वाइटल और कार्डिनल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये
स्लाइटली डिविएशन होता है तो भी ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। थोड़ा सा भी अगर बॉडी के अंदर एबनॉर्मलिटी आती है, कोई भी डिविएशन होता है, एबनॉर्मलिटी होती है, कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो इनके चारों जो वाइटल साइंस हैं इनके अंदर चेंजेस आता है और वो चेंजेस को हमें साइन के रूप में इनके अंदर चेंजेस मिलेगा तो उस तरीके से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, इनको कार्डिनल साइन कहते हैं। ठीक है, तो स्लाइटली डिविएशन होता है तो उसके द्वारा भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, वाइटल साइंस बोलते हैं। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो भी हम डील करेंगे। कि ये तो हमने हमारे 4 बेसिक वाइटल्स हो गए। अब बात करें क्वेश्चन किस तरीके से आता है। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आता है कि वाइटल साइन फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा है। अभी आपने देखा होगा कि आप बोल रहे हैं कि सर आपने 4 बेसिक ही बताए हैं, तो कहीं पे भी 6 भी बताते हैं, कहीं 5 भी बताते हैं। यस, हम बात करते हैं तो क्वेश्चन बेसिक 4 ही है, इसके अलावा 5th वाइटल साइंस भी है, 6th भी है। नंबर ऑफ उसके अंदर सीक्वेंस आती है कि 5th वाइटल साइन कौन सा होता है। तो 5th वाइटल साइन की बात करते हैं तो क्वेश्चन आता है, तो यहां पे लिस्ट आती है अपने, एक आता है पेन, सेकंड आता है आपका पल्स ऑक्सीमीटर, और इसको SpO2 भी कहते हैं। फिर आता है मेंसुरल साइकिल और ब्लड ग्लूकोज लेवल, चेंजेस आते हैं, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरीके से नंबर ऑफ लिस्ट आती है 5th वाइटल साइंस के लिए। अगर क्वेश्चन आता है कि विच इज द 5th वाइटल साइन, तो 5th वाइटल साइन की अगर बात करते हैं स्टैंडर्ड वे के अंदर, तो हमारा आंसर जाता है पेन के ऊपर। इसमें जाता है पेन। अगर कुछ नहीं पूछा होता है, सिर्फ ये पूछा होता है क्वेश्चन के अंदर कि 5th वाइटल साइन कौन सा है, तो आपका आंसर होगा पेन। फिर क्या होता है, क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछा जाता है कि अगर इमरजेंसी कंडीशन के अंदर, ठीक है, इमरजेंसी के अंदर 5th वाइटल साइन कौन सा होगा। इसमें इमरजेंसी, इन इमरजेंसी which is 5th वाइटल साइन। अब ध्यान रखना, तो यहां पे क्वेश्चन है कि इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर 5th वाइटल साइन कौन सा होता है। हमारे पास अगर ऑप्शन नंबर ऑफ होंगे, उसके अंदर हमारा यहां पे 5th जो वाइटल ऑर्गन होगा वो होता है नर्वस स्टेटस। क्या होगा, नर्वस स्टेटस। अगर नर्वस स्टेटस ऑप्शन में नहीं है तो हमारा आएगा आपके प्यूपिलरी रिएक्शन। क्या आएगा, प्यूपिलरी रिएक्शन इमरजेंसी कंडीशन के अंदर। तो यहां पे अपन प्यूपिलरी रिएक्शन आएगा आंसर। अगर वहां पे पेन भी ऑप्शन में है तो पेन ऑप्शंस नहीं होगा, यहां पे प्यूपिलरी रिएक्शन होगा, क्योंकि हमारे पास में कंडीशन आ गई इमरजेंसी। अगर सिर्फ पेन सिर्फ ओनली वाइटल साइन 5th पूछा होता है तो पेन आएगा। अगर कंडीशन आती है, इमरजेंसी कंडीशन आती है, तो हमारा 5th वाइटल साइन होगा प्यूपिलरी रिएक्शन। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि पेशेंट आईसीयू में है, इसमें है पेशेंट आईसीयू, और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, न्यूरोलॉजिकल अपन एग्जामिनेशन करते हैं, उसके अंदर उसका जीसीएस पुअर है, रीडिंग है उसकी 3। तो इस कंडीशन में अंदर, तो इस कंडीशन के अंदर 5th वाइटल साइन कौन सा होगा। क्लियर, 5th वाइटल साइन कौन सा होगा। तो इस कंडीशन के अंदर आपका कौन सा आंसर जाएगा। कंडीशन आ गई जीसीएस, तो यहां पे आपका वाइटल साइन चेंज हो जाएगा। यहां पे वाइटल साइन आएगा, आपका आंसर होगा कौन सा, एडवर्ड। तो इस यहां पे जो आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन सैचुरेशन, और SpO2 पल्स
ऑक्सीमीटर। ठीक है, क्योंकि जीसीएस कंडीशन है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, ना बोल सकता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो यहां पे फिफ्थ वाइटल साइन जो होगा वो होगा ऑक्सीजन सैचुरेशन। क्लियर। एक और ऑप्शन है, अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑप्शन में नहीं है और प्यूपिलरी रिएक्शन है, क्या है, प्यूपिलरी रिएक्शन, तो आंसर हो जाएगा प्यूपिलरी रिएक्शन। अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपका ऑप्शन जाएगा ऑक्सीजन सैचुरेशन। क्लियर। तो जैसे सिचुएशन चेंज होती है वैसे वैसे फिफ्थ वाइटल साइन भी चेंज होता है, ये ध्यान रखना, हमेशा क्वेश्चन करते हैं तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड रहना है। अगर कोई भी सिचुएशन नहीं दे रखी होती है तो उस समय फिफ्थ वाइटल साइन स्टैंडर्ड होता है, वो होता पेन। इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो आपका आएगा प्यूपिलरी रिएक्शन और नर्वस स्टेटस। और अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, जीसीएस स्कोर है उसका पुअर, 3 स्कोरिंग है, क्लियर, तो उस समय आपका आएगा ऑक्सीजन सैचुरेशन। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑप्शन में नहीं है तो होगा आपका क्या है, प्यूपिलरी रिएक्शन। क्लियर। तो यहां पे अपन ने डिस्कस किया वाइटल साइंस क्या होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपन और इसको समझने की कोशिश की है। अब हम आगे चलते हैं, वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये वाइटल साइंस आगे चलते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि इसके पर्पस क्या है वाइटल साइन के, और वाइटल साइंस कब हम इसको मेजर करते हैं। तो अब आएगा अपने व्हेन टू मेजर वाइटल साइन। ठीक है, व्हेन टू मेजर। कि वाइटल साइन को कब मेजर करते हैं। फर्स्ट आता है आपके कि हॉस्पिटल के अंदर असेस करते हैं, और रेगुलर राउंड के रूप में, और पॉलिसी आइदर एवरी 8 आवरली, एवरी 6 आवरली, जो हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स हैं, पॉलिसीज हैं, उसके अकॉर्डिंग। सेकंड आता है ऑन एडमिशन, जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है उस समय। एक आता है बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर, बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर मीन्स सर्जरी, ड्रग्स, इन्वेसिव डायग्नोस्टिक मेजर। क्लियर। फिर आता है बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्लियर। फिर आता है पेशेंट्स कंडीशन चेंज। ठीक है, तो ये कुछ मेजर्स हैं कि हमें वाइटल साइंस कब हमें चेक करने होते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वाइटल साइंस होते हैं। तो फर्स्ट अपना वाइटल साइन होगा, वो होगा बॉडी टेम्परेचर। कौन सा होगा, बॉडी टेम्परेचर। जो वाइटल साइंस होते हैं उनको हम एक सीक्वेंस में लिखते हैं, वो होता है TPRBP। ठीक है, TPRBP। और कभी कभी फिफ्थ वाइटल साइन भी होता है, वो होता है पेन। ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वाइटल साइन, वो है आपका बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, तो बॉडी टेम्परेचर के अंदर सबसे पहले आती है अपनी डेफिनेशन, क्या है बॉडी टेम्परेचर। कि बॉडी टेम्परेचर क्या है, इसके अंदर क्या होता है, इट इज अ बैलेंस और रिलेशनशिप बिटवीन हीट
प्रोडक्शन एंड हीट लॉस क्या है कि इट इज अ बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। मीन्स अपने बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है और लॉस क्या होता है, उन दोनों के बीच में बैलेंस जो बनाता है, जो बैलेंस बनता है उसे हम बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। और जो हीट प्रोडक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोजेनेसिस। ठीक है, तो थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज बनना, मीन्स प्रोड्यूस। क्लियर, ये हो गया हीट प्रोडक्शन मीन्स थर्मोजेनेसिस। अब बात करते हैं हीट लॉस। तो हीट लॉस को अपन क्या बोलते हैं, थर्मोलाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है, टूटना। ठीक है, तो हीट लॉस मीन्स थर्मोलाइसिस। अब बात करते हैं, ये तो होगी जनरल डेफिनेशन। फिर एक और डेफिनेशन आती है कि इट मेंटेन हीट मेंटेन बाय, क्या है यहां पे, हीट मेंटेन, इट इज डिग्री ऑफ हीट मेंटेन, डिग्री ऑफ हीट मेंटेन्ड बाय बॉडी। दूसरा डेफिनेशन क्या है, डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय बॉडी मीन्स जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको किस तरीके से बॉडी मेंटेन करता है। ठीक है, तो वो होता है आपका बॉडी टेम्परेचर। और बॉडी टेम्परेचर हीट कितनी प्रोड्यूस करनी है और कितनी लॉस करनी है, और अपने बॉडी का टेम्परेचर एक नॉर्मल लेवल पे रखना है। कितना होता है नॉर्मल लेवल, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आता है नॉर्मल। तो इस नॉर्मल वैल्यू को रखने के लिए हीट प्रोडक्शन और हीट जेनेसिस के अंदर बैलेंस रखना होता है, और वो बैलेंस ही क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है। और बैलेंस कितना रहना चाहिए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहना चाहिए। तो इस प्रोसेस के लिए अगर सपोज करो अगर बॉडी के अंदर एब्नॉर्मलिटीज आती है और हीट प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो बॉडी के अंदर ऐसी मैकेनिज्म होती है कि वो क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। तो उससे क्या होगा कि ये लेवल बना रहेगा। अगर यहां पे ये चीजें नहीं हो पाती है तो उस कंडीशन के अंदर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, फीवर। क्या बोलते हैं उसको, फीवर। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि बॉडी के अंदर जो हीट प्रोडक्शन हो रहा है और हीट लॉस हो रही है, थर्मोजेनेसिस हो रहा है और थर्मोलाइसिस हो रहा है, उसको हम किस तरीके से इसको रेगुलेट करते हैं। क्लियर, तो इसको रेगुलेट करना भी इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हम रेगुलेट नहीं कर रहे हैं तो या तो हीट प्रोडक्शन ज्यादा होगा या फिर हीट लॉस ज्यादा होगा। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर हमारे लिए, बॉडी के लिए दोनों ही कंडीशन क्या होती है, खराब होती है। तो इसलिए इन दोनों थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस को रेगुलेट करना जरूरी है। और इसके रेगुलेशंस के लिए, इसके रेगुलेशन के लिए बॉडी के अंदर एक सेंटर होता है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। क्लियर, तो इस थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस को कंट्रोल करने के लिए सेंटर होता है जिसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्लियर, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो अब बात करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो सबको पता है कि बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस होता है, बट क्वेश्चन आता है कि बॉडी को, क्वेश्चन क्या आपका, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन बाय, क्यों, ऑप्शन है आपके हाइपोथैलेमस, पॉन्स, सेरिबेलम, और डी है थर्मो
रेगुलेटरी सेंटर। तो यहां पे क्वेश्चन के पास में आपका राइट आंसर क्या होगा, ये मेरे को पता है कि आप सबने रटा रटाया है हाइपोथैलेमस। सबको पता है कि स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो ऑर्गन होता है हाइपोथैलेमस। बट यहां पे हाइपोथैलेमस आंसर ना हो, कि आपका आंसर होगा थर्मोजेनेसिस। क्लियर? क्योंकि यहां पे ये क्या है, स्पेसिफिक है, और हमेशा आंसर स्पेसिफिक ही राइट होता है, क्योंकि जो ये थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है वो हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड होता है। तो स्पेसिफिक क्या होगा आपका, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। इसलिए हमेशा याद रखना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और उसके चारों ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है कि ऑप्शंस क्या हैं। क्लियर? ऐसा नहीं आपने फर्स्ट देखा हाइपोथैलेमस, आपने हाइपोथैलेमस को करेक्ट कर दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना जरूरी है। पढ़ना अलग बात है, समझना अलग बात है, और थ्योरी के लिए पढ़ना और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और आगे चले, और इस ऑप्शन जितने भी ऑप्शंस होते हैं सबको एसेस करते हुए चले। तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो होगा आपका थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। तो कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। क्लियर? अब बात करते हैं कि हीट प्रोडक्शन कैसे होता है और हीट का लॉस कैसे होता है। तो अब अपन पहले डिस्कस करेंगे कि थर्मोलाइसिस क्या होता है। क्या होता है थर्मोलाइसिस? मींस हीट लॉस। तो थर्मोलाइसिस हीट लॉस बाय बॉडी, कि बॉडी से हीट लॉस किस तरीके से होता है। जनरली अपन बात करते हैं हीट लॉस बाय स्किन, लंग्स, जीआई सिस्टम और आता है आपके किडनी। तो ये चार ऑर्गन्स हैं जिससे हीट लॉस होता है बॉडी में से। और लंग्स की अगर बात करते हैं तो लंग्स के अंदर क्या होता है, एक्सप्रेशन एक्सेल के द्वारा एक्सपायर्ड एयर जो क्या होती है, वार्म होती है, तो यहां से भी हीट लॉस हो रहा है। जीआई सिस्टम है थ्रू द स्टूल, और डेफिकेशन के समय हीट लॉस होता है। किडनी एट यूरिन पास, तो इस समय भी क्या होता है कि हीट लॉस होता है। तो स्किन से भी हीट लॉस होता है, तो स्किन को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन चार ऑर्गन्स के द्वारा हीट लॉस होता है। अब क्वेश्चन बनता है कि हीट लॉस मोस्टली हीट लॉस बाय ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो यहां पे क्वेश्चन है मोस्टली, और इन ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा हीट लॉस स्किन से होती है। क्लियर? और यहां पे अपन ने मोस्टली पूछा है, तो मोस्टली हीट लॉस बाय स्किन राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बनता है तो उसके बाद करते हैं हीट लॉस बाय ऑप्शन है आपके पास में, ये है स्किन है, लंग्स है, जीआईटी है, किडनी है, एक है आपका ऑल ऑफ द एबो। ठीक है, इस समय क्या होगा आपका आंसर, क्या होगा कि स्किन से भी होता है, लंग से भी होता है, जीआई सिस्टम से भी होता है, किडनी से भी होता है। तो इसका मतलब यहां पे कोई भी चीज स्पेसिफिक नहीं है। क्या नहीं है? स्पेसिफिक नहीं है। इन्होंने से ये पूछा है हीट लॉस बाय, हीट लॉस किससे होता है। तो यहां पे चारों ऑप्शन है, इन सबसे होता है। तो राइट आंसर क्या होगा अपना, ऑल ऑफ द एबो। क्लियर? तो यहां पे आंसर कौन सा होगा, ऑल ऑफ द एबो। स्किन से भी होता है, लंग्स, जीआईटी, किडनी से भी होता है। ये हो गया। फिर एक क्वेश्चन और होता है हीट लॉस बाय विच ऑर्गन एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहां पे
जो आपका ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ई बोन। अब इसमें से बताइए कि हीट लॉस किससे होगा, हीट लॉस बाय विच ऑर्गन। तो यहां पे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनका सीधा जवाब ये जाएगा, क्वेश्चन पढ़ा हीट लॉस बाय, सीधा आंसर स्किन। क्लियर। अब यहां पे देखिए ऑप्शंस को देखिए, स्किन है, लंग्स है, जीआईटी है, किडनी और बोन है। जल्दी जल्दी आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं पढ़ा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है एक्सेप्ट। क्या है, एक्सेप्ट। क्या पूछा है, एक्सेप्ट मीन्स इनमें से किसके द्वारा नहीं होगा। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, नहीं होगा, बाकी ऑर्गन से होगा। तो यहां पे ये क्या है, स्किन नहीं होगा क्या, इससे भी नहीं होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे नहीं होगा, क्योंकि यहां पे एक्सेप्ट पूछा है। तो राइट आंसर बोन होगा। ऐसा नहीं है कि आप स्किन को करेक्ट आंसर कर दें। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चंस को कंप्लीट पढ़ना चाहिए। कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा ही क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन जो ये क्वेश्चंस होते हैं जो अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं वो हमें 1 नंबर का लॉस देते हैं, और कभी कभी सिलेक्शन 1 नंबर से भी हो जाता है। इसलिए जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ना, उसके ऑप्शंस को देखना, वो क्या कह रहा है, क्या उसका आंसर मांग रहा है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। इसलिए हमेशा दुश्मन को और क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्लियर। हमेशा क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना चाहिए, और जो अपने दुश्मन होते हैं उनको तो अच्छे से पढ़ना ही चाहिए होता है। क्लियर। तो यहां पे अपन बात करते हैं कि ये क्वेश्चन बनता है, एक्सेप्ट की बात की है, तो एक्सेप्ट की बात की है तो यहां पे आंसर क्या आएगा, आपका बोन आएगा। क्लियर। तो ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन कर देते हैं, वहां आप उनको अपना ब्रेन यूज करना होता है। क्लियर। अब बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अपने इसके स्किन के द्वारा किस तरीके से लॉस होता है हीट का। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्किन, और स्किन के द्वारा ही क्या होता है, मोस्टली हीट लॉस होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि स्किन हीट लॉस बाय स्किन, कि स्किन से किस तरीके से हीट लॉस होता है। तो अब बात करते हैं स्किन से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मोस्टली हीट लॉस स्किन। अब बात करते हैं स्किन के अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं उनसे हीट लॉस होता है। सबसे फर्स्ट आता है, वो आता है आपका कंडक्शन। कंडक्शन, तो कंडक्शन के अंदर क्या होता है, इसमें क्या होता है, हीट लॉस फ्रॉम स्किन, हीट लॉस फ्रॉम स्किन बाय वार्म सरफेस टू कूल सरफेस बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना, कंडक्शन हीट लॉस हो रहा है स्किन से ही तो हो रहा है, बट वार्म सरफेस टू कूल सरफेस बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट कांटेक्ट means directly we are touching the objects, then the heat is transferred or lost by conduction method. So here the warm surface is our skin और cool surface any object कोई भी हो सकता है। तो heat हमेशा आपको पता है फिजिक्स क्या कहती है, हमेशा heat cool surface की ओर जाती है। तो यहां से क्या होगा कि वो भी डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब कि आपस में जुड़ते हैं और हीट लॉस होती है। जैसे बात करते हैं केएमसी, कंगारू मदर केयर। इसके अंदर क्या होता है, बेबी के अंदर हीट प्रोड्यूस करने के लिए मदर क्या करती है, बेबी को अपने कंगारू की तरह क्या करती है, उसको अपने जो ब्रेस्ट वाला एरिया होता है वहां से उसको टच करती है, जिससे क्या होता है कि मदर से जो हीट होती है वो बेबी में ट्रांसफर होती है और उसके अंदर हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट किया जाता है। तो ये भी किससे हो रहा है,
बाय डायरेक्ट कांटेक्ट से हो रहा है। मींस हॉट ऑब्जेक्ट के पास में अगर कोल्ड ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हीट ट्रांसफर हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर जाएगी। क्लियर, ये हो गया। अब बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर बात करते हैं हीट लॉस की, तो वो होता है 3%। कितना सबसे इंपॉर्टेंट है? 3% लॉस किससे होता है? कंडक्शन से। बी होता है आपका कन्वेंशन। क्या होता है? कन्वेंशन के द्वारा। तो कन्वेंशन के अंदर क्या होता है? बाय द एयर सर्कुलर, एयर सर्कुलर के द्वारा, एयर मूवमेंट के द्वारा और वेलोसिटी ऑफ एयर। तो ये 3 प्रोसेस होते हैं कन्वेंशन के अंदर। जो हीट क्या होती है? एयर सर्कुलर के द्वारा, एयर मूवमेंट के द्वारा, वेलोसिटी ऑफ एयर के द्वारा ट्रांसफर होती है। और इसके अंदर क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स दूर दूर होते हैं। हॉट ऑब्जेक्ट दूर होता है कोल्ड ऑब्जेक्ट के, जैसे ये हॉट है और ये कोल्ड है, तो इस तरीके से थ्रू द एयर क्या होती है? हीट ट्रांसफर होती है। क्या होती है? थ्रू द एयर हीट ट्रांसफर होती है। इसके अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। क्लियर। अब बात करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इससे जो हीट लॉस होती है वो होती है 15%। टोटल हीट लॉस का 15% किससे होता है? कन्वेंशन से होता है। क्लियर। अब बात करते हैं, सी होता है रेडिएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रेडिएशन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर नो डायरेक्ट कांटेक्ट। क्या होता है? इसके अंदर कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है और हीट ट्रांसफर होती है रेडिएशन के द्वारा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसके द्वारा। और इसके अंदर क्या होता है? जो हीट लॉस होती है वो होती है अनकवर्ड बॉडी सरफेस। अनकवर्ड बॉडी सरफेस के द्वारा क्या होती है? हीट लॉस होती है रेडिएशन के अंदर। अब एग्जांपल लेते हैं, अगर अपन सर्दियों में सो रहे होते हैं, उस समय सपोज करो कि आपकी जो ब्लैंकेट होती है वो नीचे गिर जाती है और उस समय आपको ठंड लगती है, तो उस समय जो हीट लॉस होती है, तो हीट हमेशा कहां से जाती है? वार्म टू कोल्ड की तरफ। और जो उस समय जो हीट लॉस होती है वो आसपास की जो भी दीवारें होती है वो ठंडी होती है सर्दियों में, तो उस वजह से क्या होता है? आपकी हीट लॉस होती है रेडिएशन के द्वारा। ठीक है, वेव्स के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि इससे हीट लॉस होती है 60%। कितनी होती है? 60% हीट लॉस होती है। फिर आते हैं अपन डी पॉइंट के अंदर, वो है इवापोरेशन। क्या होता है? इवापोरेशन और वेपराइजेशन। और इसके अंदर क्या होता है? लिक्विड कन्वर्ट टू किस में हो जाता है? वेपर के अंदर, वेपर में कन्वर्ट होता है। इसका एग्जांपल क्या आता है कि जब भी अगर अपन हीट लॉस होती है तो उस समय क्या होगा? तो हीट लॉस के अंदर लिक्विड है, पसीना बनता है, स्वेटिंग होती है, उस स्वेटिंग से क्या हो जाती है? वो वेपर के रूप में बाहर चली जाती है। तो इसका एग्जांपल आता है आपके, जब भी बेबी डिलीवरी होती है एमनियोटिक फ्लूइड से, और जैसे बेबी डिलीवर होता है, तो जैसे बेबी डिलीवर होने के बाद वहां पे जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और एमनियोटिक फ्लूइड जब लॉस हो जाता है तो हीट लॉस हो जाती है। क्यों? कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? लिक्विड होता है और वो वेपराइजेशन होके उड़ जाता है, तो क्या रहेगी? आपकी हीट लॉस हो जाएगी। तो इस तरीके से जो हीट लॉस होता है वो 4 तरीके से, 4 तरीके से हीट लॉस हो सकता है। एक होता है कंडक्शन के द्वारा, एक होता है कन्वेंशन के द्वारा, एक रेडिएशन और एक इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन जो हीट लॉस होती है वो होती है 22%। क्लियर? तो इस तरीके से जो 100% हीट लॉस होती है उसके अंदर 3% कंडक्शन के द्वारा, 15% कन्वेंशन के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा 60% और इवेपोरेशन के द्वारा 22%। इंपॉर्टेंट चीज, तो मोस्टली जो हीट लॉस होती है वो रेडिएशन के द्वारा होती है 60%, सबसे ज्यादा। तो क्वेश्चन आ सकता है मोस्टली हीट लॉस बाय स्किन, विच मेथड? रेडिएशन। तो यहां पे अपने देखा कंडक्शन डायरेक्ट कांटेक्ट, ये कन्वेंशन एयर सर्कुलर के द्वारा, एयर मूवमेंट के द्वारा, रेडिएशन नो डायरेक्ट, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होते हैं उस तरीके से। इवेपोरेशन से क्या होता है? लिक्विड, और लिक्विड से वेपर बन के
हवा में उड़ जाता है, इस तरीके से हीट लॉस हो जाती है। अब बात आती है कि सर इनको याद कैसे करें, रेडिएशन तो चलो कोई बात नहीं, याद हो जाएगा कि नो डायरेक्ट कॉन्टेक्शन है, ठीक है। फिर इवेपोरेशन लिक्विड फॉर्म के अंदर। प्रॉब्लम आती है सर कंडक्शन और कन्वेंशन में क्या होगा, यहाँ पे पूरा मामला गड़बड़ है। तो इस गड़बड़ को सॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आसान से समझ भी सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसको याद कैसे रखते हैं। इसको याद करने के लिए जो डी है उसको मैंने राउंड किया और यहां पे वी है इसको मैंने राउंड किया। डी से बनता है आपका डायरेक्ट, कंडक्शन से क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट पास में हो गए, वार्म टू कोल्ड किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका V, दैट इज वेलोसिटी ऑफ एयर, मींस कन्वेंशन एयर के द्वारा, वेलोसिटी ऑफ एयर के द्वारा। तो इस तरीके से अपन कन्वेंशन और वेलोसिटी के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन क्या होते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चन की। तो इसके अंदर क्वेश्चन बनता है हीट लॉस, हीट लॉस बाय विच मेथड, ठीक है। ए कंडक्शन, बी कन्वेंशन, सी रेडिएशन एंड डी दैट इज इवेपोरेशन, ठीक है। क्वेश्चन होता है हीट लॉस बाय विच मेथड, मोस्टली रेडिएशन बिकॉज इट इज 60%। तो इस डेफिनेशन के अंदर जो आपके पास में इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, सबसे मोस्ट और सबसे लीस्ट 3% किससे होता है, लीस्ट का भी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे कम किससे होती है, कंडक्शन के द्वारा, ओनली 3%। सबसे ज्यादा रेडिएशन, मोस्टली 60%। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि किस तरीके से ये होता है लीस्ट, ठीक है। तो यहां से अपन ने देखा कि थर्मोलाइसिस कैसे होता है। तो 4 ऑर्गन्स होते हैं, किडनी होता है, स्किन होता है, लंग्स होता है और जीआई सिस्टम होता है। मोस्टली बात करते हैं तो स्किन से होता है, और स्किन के अंदर भी मोस्टली कौन सा मेथड होता है, रेडिएशन होता है 60%। सबसे कम लीस्ट के अंदर बात करते हैं, कंडक्शन होता है 3%। कंडक्शन डायरेक्ट कांटेक्ट, कन्वेंशन एयर के द्वारा, रेडिएशन नो डायरेक्ट कांटेक्ट, और ये इवेपोरेशन लिक्विड टू वेपर फॉर्म के अंदर। अब आगे बात करते हैं हम इसके अंदर कि हीट प्रोडक्शन कैसे होता है। तो हीट प्रोडक्शन का बात करते हैं तो वो होता है थर्मोजेनेसिस। क्या होता है आपके, थर्मोजेनेसिस। हीट प्रोडक्शन, तो फर्स्ट आता है आपका हीट प्रोडक्शन के अंदर, वो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जो भी अपन खाना खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी किससे होती है, किलो कैलोरी में कन्वर्ट होती है। तो हमें जो एनर्जी प्रोड्यूस किससे होगी, हीट किससे प्रोड्यूस होगी, फूड से। तो अब बात करते हैं CHO, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम गिव्स 4 किलो कैलोरी, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रोटीन, 1 ग्राम 4 किलो कैलोरी, क्लियर। फिर बात करते हैं फैट की, दैट इज 1 ग्राम गिव्स 9 किलो कैलोरी, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना देता है, प्रोटीन और फैट। अब फैट की बात करते हैं कि 1 ग्राम में ऑप्शन आता है 9 CAL। जो ये CAL है ये कैलोरी है, और KCl भी है और CAL भी है, दोनों ऑप्शन सही है। C कैपिटल वाला होता है वो किलो कैलोरी के इक्विवेलेंट होता है, क्लियर। और अगर C स्मॉल आता है तो ये यहां पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राम को डिनोट करता है। अब बात करते हैं कि कैलोरी कितने टाइप की होती है, क्या होती है, कैलोरी। अगर बात करते हैं कैलोरी की, तो कैलोरी 2 टाइप की होती है। एक होती है ग्राम कैलोरी, एक होती है किलो कैलोरी।
ठीक है, ग्राम कैलोरी का मतलब होता है 1 ग्राम वाटर, मतलब कि 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए जितनी एनर्जी खर्च होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम कैलोरी। ठीक है, और किलो कैलोरी मतलब होता है 1 किलो वाटर, 1 किलो वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के अंदर जितनी एनर्जी यूज होती है उसे हम बोलते हैं किलो कैलोरी। क्लियर? तो ये था अपना ऑक्सीडेशन के द्वारा फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के द्वारा हीट का प्रोडक्शन होना। कार्बन जो कि अपने डाइटरी में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इनके द्वारा कैसे हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये बात होगी हीट प्रोडक्शन की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक्सरसाइज के द्वारा। किसके द्वारा? एक्सरसाइज के द्वारा कैसे हीट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट आता है अपना एक्सरसाइज। ठीक है, तो सेकंड आता है अपना एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर क्या होते हैं, जो स्केलेटल मसल्स होती है, जो स्केलेटल मसल्स होती है वो क्या करती है, एनर्जी स्पेंड करती है, और एनर्जी स्पेंड करने से क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। सर अब आप बोलेंगे सर एक्सरसाइज करने से दोनों चीजें होती है, हीट प्रोडक्शन भी होता है, हीट लॉस भी होता है। हीट प्रोडक्शन मतलब कि मेटाबॉलिज्म होगा, और हीट प्रोडक्शन का मतलब कि जो आपके क्या बनेगा, स्वेटिंग बनेगी और इवेपोरेशन होगा। तो यहाँ पे हीट लॉस भी हो रही है और हीट प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं हीट थर्मोजेनेसिस मींस हीट प्रोडक्शन। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो हीट प्रोडक्शन होता है, वो ज्यादा होता है हीट लॉस से। ठीक है, हीट लॉस से हीट प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज के द्वारा। फिर नेक्स्ट आता है आपका हार्मोनल इफेक्ट। तो हार्मोन के अंदर जो थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन, तो अगर थायराइड हार्मोन बढ़ेगा तो उससे क्या हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगी, और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगी तो क्या होगा, आपका हीट भी बढ़ेगी क्योंकि किलो कैलोरी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। वैसे फिर होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अगर बढ़ते हैं, ठीक है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ग्लूकोज में क्या होती है, एनर्जी होती है। अगर ये बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका, बॉडी हीट प्रोडक्शन हो जाएगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट इज द शिवरिंग। क्या होता है नेक्स्ट, शिवरिंग। तो शिवरिंग के द्वारा जो कंपकंपाहट होती है उसके द्वारा, इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स प्लस इरेक्टर पेलाई, इरेक्टर पेलाई मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनवॉलंटरी मोमेंट्स, इनवॉलंटरी मोमेंट्स होते हैं। तो इरेक्टर पेलाई मसल्स और स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा, उससे क्या होता है, शिवरिंग होगी, और शिवरिंग से सबसे इंपॉर्टेंट होता है इरेक्टर पेलाई मसल्स। तो इरेक्टर पेलाई मसल से क्या हो जाएगा, हेयर इरेक्शन। क्या होगा, हेयर इरेक्शन मींस बाल खड़े हो जाएंगे, और जैसे ही बाल खड़े हो जाएंगे तो यहां पे एक कंडीशन आएगी जिसे बोलते हैं अपन गूज बम्प। जो ये हेयर है तो इसके आसपास जो स्किन क्या हो जाएगी, यहां से इस तरीके से उभार बन जाएगा, तो गूस बम्प कहते हैं, या फिर कहते हैं इसको गूस फ्लश। तो इसके द्वारा जैसे गूस फ्लश होगा तो शिवरिंग होगी, और शिवरिंग से क्या होगा, आपका हीट लॉस होगा। तो इस तरीके से भी क्या होता है, आपका शिवरिंग के द्वारा हीट प्रोडक्शन होता है। तो
तो अब अपन बात करते हैं कि हीट प्रोडक्शन के अंदर जो नेक्स्ट आता है वो है आपका इन्फेक्शन। क्या था आपका? इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के द्वारा भी हो सकती है हीट प्रोडक्शन। तो इन्फेक्शन के द्वारा कैसे? आप बोलेंगे बीमारी है, यस इन्फेक्शन है। अगर बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन जाता है, क्या होगा? अगर पैथोजन जाएगा तो क्या करेगा? टिश्यूज को, जो नियर बाई टिश्यूज हैं वहां पे इफेक्ट करेगा, और उसके इफेक्ट होने से वहां पे क्या बन जाएगी? वार्म कंडीशन हो जाएगी। अगर वहां पे वार्म कंडीशन होती है तो वहां पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज द टेम्परेचर बॉडी का, क्योंकि जब भी कोई इंफेक्शन होता है बॉडी के अंदर तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्लियर? अगर सपोज बात करते हैं अपन 104 टू 105 डिग्री टेम्परेचर अगर 2 to 3 आवर्स तक कंटिन्यूस रहता है तो उस कंडीशन के अंदर गोनोरिया जैसे बैक्टीरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इन्फेक्शन के द्वारा भी क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रॉन्ग इमोशन। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इमोशन। तो स्ट्रॉन्ग इमोशन के द्वारा मीन्स अत्यधिक हंसना या फिर ज्यादा खुशी होती है, ज्यादा गम होता है, तो उस कंडीशन में क्या होती है? इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। अगर ज्यादा खुशी होगी, जोर से हंसेंगे, बहुत खुशी होगी, उल्लास करेंगे, तो अपने क्या हो जाएगी? अंदर एक्टिविटीज बढ़ेगी, और एक्टिविटीज बढ़ेगी तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, और मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो क्या होगा? आपका इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन होती है जिसको अपन थर्मोजेनेसिस कहते हैं। तो आज अपन ने डिस्कस किया वाइटल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और एक बार और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के लिए जो अपना बहुत ही वैल्यूबल टाइम देके आपने इस वीडियो को देखा। तो इस वीडियो को अगर जहां पे भी आपको लगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और हमें अच्छा लगा, तो वहां पे एक शेयर बनता है, एक लाइक भी बनता है। तो इस तरीके से आज अपन ने डिस्कस किया वाइटल साइंस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक्स पे अपन कंटिन्यूस करेंगे इससे आगे। क्लियर? तो थैंक यू सो मच।